हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार नॉलेज बूस्टर में आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं आपको ये सारे सेट बना के काफ़ी मज़ा और आ रहा होगा और साथ ही साथ आप लाभान्वित भी हो रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न हम लेना प्रारंभ करते हैं। किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी उदयन, ऑप्शन सी महापद्नंद, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा महापद्नंद ने। उदयन का बात किया जाए तो उदयन ने पाटलिपुत्रा को बसाया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लेते हैं। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दयानंद सरस्वती जी ने। दोस्तों, यह स्वराज शब्द लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि इसको आपको क्लियर करें। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, तो दयानंद सरस्वती जी ने। अगर आपका क्वेश्चन ये पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 1906 के दादा भाई नेरोजी ने कलकत्ता के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जिसमें उन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। और अगर पूर्ण स्वराज की मांग कहा जाए तो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने स्वराज को प्रस्तावित किया था। तो 3 प्रश्न होते हैं एक प्रश्न से। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग दयानंद सरस्वती जी ने, स्वराज शब्द का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रयोग 1906 में दादा भाई नौरोजी ने, और पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल जी ने। ठीक है दोस्तों, ये गरम दल के नेता थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1907 के बनारस के अधिवेशन की जिसकी अध्यक्षता राज बिहारी बोस ने किया था, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 भागों में बट गया था, एक नरम दलीय, एक गरम दलीय। ठीक है दोस्तों, तो उसी में से एक उसके सदस्य थे बिपिन चंद्र पाल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी चैम्सफोर्ड। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने सन 1930 में एक शादी का एक एज लिमिट सेट किया था, जिसमें महिलाओं का एज 14 वर्ष तथा पुरुषों का एज 18 वर्ष निर्धारित किया था। ये जो शादी का जो एक्ट है, ये इसके पहले 2 बार और पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, एक का नाम था नेटिव मैरिज एक्ट। ठीक है दोस्तों, और एक का नाम था एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ठीक है दोस्तों, ये दोनों हम लोग को जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में आया था और उसके बाद एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में आया था, जिसमें सबसे पहले नेटिव मैरिज एक्ट में यह कहा गया था अंतर जातीय विवाह का बात किया गया था। ठीक है दोस्तों, एक जात में विवाह। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट में महिलाओं की एज 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। और तीसरा था शारदा एक्ट। तो ये टोटल ब्रिटिश काल में 3 एक्ट आए थे, जिसको हमें जानना अति आवश्यक है। शारदा एक्ट, सबसे पहले नेटिव मैरिज एक्ट, फिर एज ऑफ कंसेंट एक्ट और थर्ड शारदा एक्ट। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज सीमा साझा करते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। ये क्वेश्चन देख के मुझे हंसी आ गया, बिकॉज इस क्वेश्चन के साथ मेरा काफ़ी पास्ट जुड़ा हुआ है। जब मैं तैयारी किया करता था तो हमारे सर मुझे बार बार यही क्वेश्चन पूछा करते थे कि म्यांमार के सीमा के साथ कौन कौन सा राज्य जुड़ता है, बताइए राहुल। तो हमेशा कंफ्यूज रहते थे कि उस समय हमको मैप का उतना ज्ञान नहीं था। फिर हमने पढ़ाई किया, कुछ चीज़ों को समझा और आज फिर ये क्वेश्चन आया, इसलिए मुझे थोड़ा अपना पुराने बात याद आ गए। तो दोस्तों, अगर इसका आप देखेंगे
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। अगर आपको मैप ध्यान होगा तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है, जिसको सेवन सिस्टर बोलते हैं, उसके कॉर्नर पे ऊपर अरुणाचल प्रदेश आपको मिलेगा, उसके बाद नागालैंड मिलेगा, उसके बाद मिजोरम मिलेगा, ठीक है दोस्तों, और लास्ट में आपको मणिपुर मिलेगा। ये 4 ऐसे राज्य हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी नलकूप। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा तालाब। प्रायद्वीपीय भारत में सारी नदियां 12 माह वाली नदियां नहीं होती। कहने का अभिप्राय यह है कि ये नदियां हिमालय द्वारा बहती नहीं है। ये नदियां पश्चिमी घाट से जो बारिश का पानी एकत्रित होता है उससे निकलती है, जो कि गर्मियों में इसका पानी की मात्रा काफी कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पे तालाब जैसे स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? ऑप्शन ए 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी ग्रेट चैनल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 8 डिग्री चैनल। इसका कुछ हमने ट्रिक याद किया था पहले, आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। 8 डिग्री को हमने याद किया था मम्मी, ठीक है दोस्तों। मम्मी कहने का मतलब म से मालदीव, मी से मिनिकॉय, तो 8 डिग्री इक्वल टू मम्मी। 9 डिग्री लम्मी, लम्मी कहने का मतलब लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ठीक है दोस्तों। और 10 डिग्री को तो आपको पता है, ग्रेट अंडमान और लघु निकोबार, ठीक है दोस्तों। और ऑप्शन डी है ग्रेट चैनल, तो ग्रेट चैनल सुमात्रा को निकोबार से जोड़ता है, ठीक है दोस्तों। चारों ऑप्शन क्लियर हो गया। अगला प्रश्न लेते हैं। कुल्सी एवं धनसिरी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्रा, ऑप्शन डी चंबल। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्रा। थोड़ा ब्रह्मपुत्रा के बारे में जानते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से कुल 3 नदियां निकलती है जो हमारे भारत में प्रवेश करती है। कौन कौन सी है? तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा। और ये तीनों नदियां पश्चिम की तरफ से हमारे भारत में इन करती है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है और लोग सोचते हैं कि तिब्बत तो हमारे नॉर्थ ईस्ट के साइड है, लेकिन ये नदियां हमारे भारत में प्रवेश करती है पश्चिम की दिशा से, ठीक है दोस्तों। सिंधु पाकिस्तान के क्षेत्र में चली जाती है, सतलज उत्तराखंड के रास्ते हमारे यहाँ इन करती है, और ब्रह्मपुत्रा अरुणाचल प्रदेश में के ऊपर नमचा बड़वा पहाड़ी से टकराकर यू शेप बनाते हुए हमारे भारत में इन करती है, ठीक है। अलग अलग स्थान पे ब्रह्मपुत्रा का अलग अलग नाम है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी गोवा। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। और अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय उद्यान में तो मध्य प्रदेश को टाइगर रिजर्व कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है दोस्तों। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक का संबंध किनसे है? ऑप्शन ए रैग्नर नक्स, ऑप्शन बी वीएस मिन्हास, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वीएस मिन्हास, ठीक है दोस्तों। एडम स्मिथ की कौन सी बुक है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 6। तो पहले जान लेते हैं कि ये क्षेत्र परिषद है क्या। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, जिसमें भारत को कुल 5 क्षेत्रों में बांटा गया था, जिसे क्षेत्र परिषद कहते हैं। जैसे उत्तरी परिषद, दक्षिण परिषद, पूर्वी परिषद, पश्चिमी परिषद और सेंट्रल परिषद। लेकिन सन 1972 में एक और क्षेत्र को जोड़ा गया, जिसको हम लोग उत्तर पूर्वीय क्षेत्र परिषद कहा गया। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वर्तमान में तो 6, और इसका आंसर भी 6 ही होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। संविधान के
किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 का 1, बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 350 का ए, ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी अनुच्छेद 350 का ए। अगर 351 का बात किया जाए तो इसमें हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात की गई है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में भी शिक्षा से संबंधित है। हमारे मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य, ये तीनों में शिक्षा से संबंधित चर्चाएं की गई है। मौलिक अधिकार का बात किया जाए तो अनुच्छेद 81 के ए में इसका आपको मिलेगा चर्चा। नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 45 और मौलिक कर्तव्य में जो 11 कर्तव्य हैं उसमें जो आखिरी कर्तव्य है जो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था उसकी चर्चा इसमें है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि शिक्षा हमारे लिए कितना आवश्यक है वो तो हम जान ही रहे हैं, और हमारे जो संविधान है उसमें भी इसकी चर्चा बहुत अच्छे तरीके से की गई है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए टेलीफोन, ऑप्शन बी डाक, ऑप्शन सी रक्षा, ऑप्शन डी लोक स्वास्थ्य। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोक स्वास्थ्य। लोक स्वास्थ्य समवर्ती सूची का विषय है। दोस्तों थोड़ा सूची के बारे में हम जानते हैं। भारत में कुल 12 सूचियां हैं, ठीक है। जब हमारा भारत आजाद हुआ था, जब हमारा संविधान बना था, उसमें 8 अनुसूचियां थी जो बाद में संशोधित करके 12 बन गई, जिसकी 7वीं अनुसूची में चर्चा की गई है 3 सूचियां की, एक संघ सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची की, ठीक है दोस्तों। इसे पहले 97 विषय थे, इसमें 66 विषय थे और इसमें 47 विषय थे, जो कि वर्तमान में ये 97 से 100 हो गया, ये 66 से 61 हो गया और ये 47 से 52 हो गया, ठीक है दोस्तों। ये वर्तमान स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप हम इसे याद रखेंगे क्या क्या कि कुल 12 अनुसूचियां वर्तमान में है, जिसमें से 7वें में सूची की चर्चा की गई है। संघ सूची 97 से 100 हो गया है, राज्य सूची 66 से 61 विषय हो गए हैं और संवर्ती में 47 से 52 हो गया, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लेते हैं, किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 55, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 36। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 40। अगर विधान परिषद का बात किया जाए तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 169 में किया गया है, ठीक है दोस्तों। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। पहले 7 राज्यों में था, लेकिन जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद वर्तमान में भी 6 हो गए। 7वां बनने की बात उड़ीसा की जा रही है और एक घटने का भी बात किया जा रहा है आंध्र प्रदेश का, ठीक है दोस्तों। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, जब होना है तो होगा। वर्तमान में विधान परिषद अभी संख्या कितनी है? तो 6 है, ठीक है दोस्तों। और इसके बारे में और डिटेल जानकारी जब हम टॉपिक वाइज पढ़ाई करेंगे तब इसमें हम और डिटेल से आपको बताएंगे ये होता क्या है, ये बनता कैसे है, इसका काम कैसे होता है, एक्सेट्रा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं हम। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, पर उन्हें हटाने का अधिकार नहीं है। उसे पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 317 के तहत है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष होता है। यही अगर यूपीएससी यानी लोक सेवा आयोग का बात किया जाए, उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन रिटायरमेंट 65 वर्ष की आयु तक रहती है, ठीक है दोस्तों। तो राज्य के लिए 6 62 और केंद्र के लिए 6 65, ठीक है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, गुणसूत्रों में होते हैं ऑप्शन ए डीएनए तथा लिपिड एसिड, बी आरएनए तथा एमिनो एसिड, ऑप्शन सी डीएनए तथा प्रोटीन, ऑप्शन डी आरएनए तथा शुगर। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डीएनए तथा प्रोटीन। दोस्तों हम अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? ऑप्शन ए बिटुमिनस, ऑप्शन बी एंथ्रासाइट, ऑप्शन सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा लिग्नाइट।
जिसकी सबसे ज्यादा मात्रा आंध्र प्रदेश में है। भारत में सबसे ज्यादा आपको बिटुमिनस कोयला मिलेगा। अगर कोयले का बात किया जाए तो ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है और कुल 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो यहां लिखते हैं दोस्तों, यहां गैप है। पीट कोयला, दूसरा लिग्नाइट कोयला, तीसरा बिटुमिनस और चौथा एंथ्रासाइट। ये मैंने जैसे लिखा है वैसे इनका क्रम है। सबसे प्योर कोयला एंथ्रासाइट होता है जिसमें 85 से 90% कार्बन की मात्रा होती है, और सबसे जो लो क्वालिटी का होता है वो पीट कोयला होता है। ठीक है दोस्तों, हमारे भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस पाया जाता है जो छोटा नागपुर के क्षेत्र में पाए जाते हैं, और लिग्नाइट आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और एंथ्रासाइट कोयले से ही डायमंड का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम लेते हैं। रेडियो सक्रियता निम्न में से किसका प्रमुख गुण है? ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी प्रोटॉन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नाभिक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। मोनोजाइट निम्न में से कौन सा खनिज में पाया जाता है? ऑप्शन ए थोरियम, ऑप्शन बी यूरेनियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है थोरियम। अगला प्रश्न लेते हैं। काला जार नामक रोग किसके द्वारा संचारित होता है? ऑप्शन ए एनोफेलिस मक्खी, ऑप्शन बी घरेलू मक्खी, ऑप्शन सी सिकता मक्खी, ऑप्शन डी ट्रेटसी मक्खी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा सिकता मक्खी, जिसे कभी कभी ऑप्शन में आता है बालू मक्खी भी, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दोनों उसी से संबंधित है, और ये शरीर के अस्थि मंजा को काफी हानि पहुंचाती है। ठीक है दोस्तों, हम अगला प्रश्न लेते हैं। अब निम्न में से कौन सा शहर ईज ऑफ लिविंग 2020 की सूची में पहले स्थान पर है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं। और अगर विश्व की सबसे गंदी राजधानी, सबसे प्रदूषित राजधानी कहा जाए तो 2021 के जनगणना के अनुसार दिल्ली है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काला नामक चावल महोत्सव का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सी उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने भी बहुत सारा काम किया है, जैसे कि थर्ड जेंडर के लिए सबसे पहले इस कॉलेज खुलवाए हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद जैसे कार्यक्रम को प्रारंभ किया है। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 8। ठीक है दोस्तों, अगर तो उसमें टोटल चुनाव 7 चरण में किए गए थे, और वर्तमान में बिहार विधानसभा चुनाव की बात किया जाए उनका चुनाव 3 चरणों में कराया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। किस कंपनी ने भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए अनुदान में 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनावरण किया है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी एप्पल, ऑप्शन डी अमेजॉन। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गूगल। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 140, और इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा लागू किया जाता है, और अभी 1 नंबर पे आइसलैंड है। अगर 2020 का बात किया जाए तो हमारी रैंकिंग 112 थी। तो हम देख सकते हैं कि हमारी स्थिति कितनी दयनीय है। हमारे देश में लिंग अनुपात या लिंग भेदभाव काफी ज्यादा है, जिसका काफी हम लोग को नुकसान भी देखने मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने 25 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट कर लिया है। आप कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं अपने वीडियो पे कितना फोकस कर रहा हूं। अगर आपको किसी भी टाइप की कोई कमी लगे या आपको कुछ हमें सजेशन देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास हम लोग नए सेट के साथ फिर से आरंभ करेंगे, और कल से आपको शाम में 5 बजे
टेलीग्राम में ये जो भी क्वेश्चन अगले दिन होने वाला है उसका सेट पहले आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जहां आप सॉल्व कर लें और उनका सॉल्यूशन आपको शाम में 6 बजे यूट्यूब में अपलोड कर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं नए सेट के साथ।